Yes, good afternoon, students. So today's Good topic afternoon. is good afternoon, everyone. We are going to discuss the new topic, not chapter, freedom of expression, I think. This is the last topic of your chapter freedom. I think this is the topic, है ना, freedom of expression. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का मतलब है कि आप अपने व्यूज़, आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सको फ्रीली, है ना, विदाउट हर्टिंग एनीवन, किसी को बिना हर्ट किए हुए, गाली दे के नहीं। आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको, उसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। जो J.S. मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल्स, क्लासिकल लिबरलिज्म के मतलब फेवर में थे। वो चाहते थे कि स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई किसी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। लोगों को खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी ओपिनियन को रखना, ये सबकी फ्रीडम होनी चाहिए। J.S. मिल पूरी तरीके से इसके सपोर्टर थे। तो इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। One of the issue that is considered to belong to the minimum area of non-interference is the freedom of expression. जो J.S. मिल थे वो मानते थे कि भाई कुछ मिनिमम एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। वो एक एरिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। ये J.S. मिल ने सेट किया था, वो ये मानते थे। ठीक है, J.S. मिल सेट आउट good reasons why freedom of expression should not be restricted. This is a good case for discussion. अब J.S. मिल क्यों मानते थे कि freedom of expression में कोई restrictions नहीं होने चाहिए, इसके पूरे एग्जाम्पल्स उन्होंने समझाए कि नहीं होने चाहिए। J.S. मिल पूरी तरीके से इस फेथ में रहते थे कि नहीं भाई, ये एक ऐसा एरिया, मिनिमम एरिया तो ऐसे होने चाहिए जहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो, कहाँ रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो वो ये एरिया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो एट वेरियस टाइम्स देयर हैव बीन डिमांड ऑफ टू बैन बुक्स। जैसे आपने सुना होगा बुक्स बैन, जैसे तस्लीमा नसरीन की जो लज्जा थी, लज्जा बांग्लादेश की वो थी, राइटर थी तस्लीमा नसरीन, जिन्होंने लज्जा लिखा था। उस लज्जा में उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश में जो औरतों की कंडीशंस थी उसको एक्सप्रेस किया था। तो उस बुक को क्या कर दिया, अब ये मतलब उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था, तो इस बैन को बुक को बैन कर दिया था, सॉरी, है ना, वो बुक बैन कर दी थी। तो जैसे बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारी, सलमान रुश्दी की थी द सैटेनिक वर्सेस थी, चिल्ड्रन मिडनाइट थी, बहुत सारी ऐसी जो बुक्स हैं वो बैन हुई है। तो ये बैन होना ठीक था क्या? उन्होंने एक्सप्रेशन में, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या कुछ मन से तो इमेजिनेटिव तो कुछ था नहीं। उन्होंने जो प्लाइट्स थी, जो कंडीशंस थी, उसको ही तो एक्सप्रेस किया। फिर वो बैन क्यों हुआ? ऐसा हो रहा था ना, ऐसी चीज़ें हो रही थी, फिर भी वो भाई इसलिए बैन किया क्योंकि वो जो चीज़ एक इमेजिन, जैसे इंडिया का एक इमेजिन करो, इंडिया एक बहुत आइडियल सा कंट्री है। अभी आएगा एग्जाम्पल, अभी बता दूंगी। अब रियलिटी में अगर हम देखें, रियलिटी में अगर कहीं बहुत दूर दूर जाके देखें तो चीज़ें कुछ और है। तो राइटर्स क्या करते हैं, उन्हीं को तो लेके आते हैं लोगों के सामने, उसी को तो समाज में लेके आते हैं, उसी को तो सोसाइटी में लेके आते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत समय से डिमांड रहा है कि बुक्स बैन हो गई, प्लेस बैन हो गए, फिल्म्स बैन हो गई, एकेडमिक आर्टिकल्स, रिसर्च जर्नल्स बैन हो गए कि जिसमें रिसर्च लोगों ने की है और जिसमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स निकाले हैं, या साइंटिफिक भी नहीं निकाले तो फैक्ट्स निकाले, वो बैन हुए हैं। तो लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, सो फॉर विच सी freedom as the making of choices where a distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize the need for justifiable constraint, but these have to be supported by proper procedure and important moral arguments. वो
अब हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है। नेगेटिव लिबर्टी में जहाँ रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी ना हो, पॉजिटिव में जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो इसी टॉपिक को डिस्कशन के अगर अगर हम चॉइस की बात करते हैं तो एक डिस्टिंक्शन है, एक डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में। हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो कॉन्स्टेंट लगाए हुए हैं वो जस्टिफिएबल है या नहीं, सच में लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है ना। और रिकॉग्नाइज करके उसको पूरी मॉरली आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस पे वो बिल्कुल जस्टिफिएबल होने चाहिए। भाई आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे बिल्कुल जस्टिफिएबल होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ जस्टिफाइड है, पर हो सकता है जस्टिफिएबल ना हो। तो बहुत इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके प्रॉपर वे में इसको मॉरल आर्ग्यूमेंट के साथ इस प्रोसीजर को जस्टिफाई करना है कि वास्तव में ये जस्टिफाइड है या नहीं है। Freedom of expression is a fundamental value, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? एक फंडामेंटल वैल्यू है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी हमको प्रोवाइड की हुई है। एक फंडामेंटल वैल्यू है सोसाइटी में। तो कुछ हो सकता है हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कुछ इनकन्वीनियंस हो, डिस्कम्फर्ट हो हमें, है ना। कभी किसी भी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पे ऐसा लगता हो कि हमारे लिए इनकन्वीनियंस हो, तो अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करना है तो इस इनकन्वीनियंस को भी बेयर करना पड़ेगा। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हो सकता है कि कुछ हम इनकन्वीनियंस हम फील करें या हमें इनकन्वीनियंट लगे, तो वो हमें बेयर करना पड़ेगा। जैसे अब बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया है, वॉल्टेयर्स स्टेटमेंट है, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। बहुत अच्छा सा है। जैसे वॉल्टेयर ने कहा कि मैं आप जो कह रहे हो उसको बिल्कुल डिसअप्रूव करता हूँ, ठीक है, मैं नहीं मानता, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे वो राइट टू फ्रीडम जो अधिकार है उसको डिफेंड करूँगा मरते दम तक, ठीक है। जैसे मैंने कुछ कहा, हो सकता है आप में से मैं कुछ आपको बता रही हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग से पहले आपको बताया था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो हो सकता है आप में से कुछ डिसअप्रूव करें, लेकिन मेरा तो कर्तव्य है, मेरा तो की चीज़ आने वाली है, कुछ होना वाला है, जो होना चाहिए वो होना है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मेरा राइट है ना, आप उसको तो नहीं स्नैच कर सकते। आप मेरे से भले ही एग्री ना करो, मुझसे डिसएग्री करो, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मेरा एक फंडामेंटल जो वैल्यू है उसको तो स्नैच मत करो। तो यही वॉल्टेयर ने कहा है कि मैं जो कुछ भी तुमने कहा मैं उसको डिसअप्रूव करता हूँ, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। लेकिन तुम्हारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है उसको मैं डिफेंड करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा। उससे भले ही मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है, भले ही मेरे को डिसअप्रूवल आ रहा है, बट वो तुम्हारा अधिकार है, उससे मैं डिनाई नहीं कर सकता। सो हाउ डीपली आर कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सम ईयर्स एगो, अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि कुछ साल पहले दीपा मेहता हमारी फिल्म मेकर है, इंडियन फिल्म मेकर ही थी, वो फिल्म बनाना चाहती थी विडोज़। वाराणसी में विडोज़ की जो कंडीशंस है ना बहुत ख़राब है। तो दीपा मेहता ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या किया, एक फिल्म बनाने का सोचा। तो इट्स आउट टू एक्सप्लोर द plight of widows, but there was a strong protest from a section of the polity who felt that it would show India in a very bad light. समझ गए? अब दीपा मेहता को तो लगा कि भाई ये लोगों को समझ में आना चाहिए, विडो की जो कंडीशंस है वाराणसी में बहुत बुरा हाल था, तो उसने इस टॉपिक को ले लिया। अब उसने जो प्लाइट जो कंडीशंस थी विडोज़ की वो उस फिल्म में डालना चाहा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आया वो कहाँ से आया? पॉलिटिकल लीडर्स से, पॉलिटिक्स से। उन्होंने महसूस किया कि जो हमारी इंडिया की जो छवि है उससे क्या होगा, उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लोग उस फिल्म को देखेंगे तो अगर ऐसी कंडीशंस हमने शो कर दी हमारे इंडिया की, वाराणसी की, तो हो सकता है उससे बैड इम्पैक्ट पड़े। Who felt it was being made to foreign audience, who felt it would being a bad name of the ancient town। जो ये महसूस करता है अगर हम ये फॉरेन ऑडियंस को प्रोवाइड करें, अगर ये मूवी
ये चीज़ें अगर हम फॉरेन ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कि हमारे एंशियंट टाउन का नाम क्या है, बदनाम हो जाए, बैड नेम हो जाए, बुरा लग जाए। तो दे रिफ्यूज टू अलाउ इट टू बी मेड, एज ए रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन वाराणसी। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे दीपा मेहता को साफ रिफ्यूज कर दिया, परमिट नहीं किया कि वो इस तरह की कोई फिल्म बनाए जिससे कि वाराणसी की जो छवि है बाहर तक जाए और उससे हमारा देश, एक देश की जो दुर्दशा है, वो लोगों को जो इतनी अच्छी आइडियल मानते हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल हो। ठीक है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि दीपा मेहता को तो रोक दिया, आपके इंडियन सिटीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों ने इस बनाया नहीं या बना नहीं। आप एक को रोकोगे दूसरा सही, आप इंडियन सिटीजन को रोक सकते हो ना, बाहर का तो ये ऑब्जर्व करेगा तो बनाएगा ही। तो सिमिलरली द बुक रामायण रिटोल्ड बाय ऑर्बे मेनन एंड सैटेनिक वर्सेस बाय सलमान रिश्दी वर बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट फ्रॉम सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसी तरह जो रामायण रिटोल्ड ये ऑर्बे मेनन की कुछ इस तरह का होगा जिसमें उनको लगा होगा हिंदूज को कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो इसको भी बैन कर दिया गया था। जो सैटेनिक वर्सेस थी सलमान रुश्दी की, ये इसने भी वही, भाई ये जो जितने भी राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअल कंडीशंस को अपने राइटअप में निकाल देते हैं, है ना, राइटिंग में लिखते हैं, तो ये बैन हो जाती है। अगर कहीं भी पॉलिटिकली या सोशली या कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की एक इमेजिनेशन है, एक इमेज है, उसको जाके कहीं धूमिल ना हो जाए, तो ये बैन हो जाती हैं। तो ये बैन बुक के नाम हो रहे हैं, सलमान रुश्दी की सैटेनिक वर्सेस। इसमें कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इसको प्रोटेस्ट किया और ये बैन कर दी गई। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मी नाथुराम बोलसे वर ऑल्सो बैन आफ्टर प्रोटेस्ट। अब ये जो फिल्म थी लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ था। ऐसे ही नाथुराम बोलते कौन था, नाथुराम जो गॉड से थे वो कौन थे, एक फ्रीडम फाइटर ही थे। उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। तो इसमें नाथुराम जो गॉड से उनको फेवर किया गया था, उनको समर्थन दिया गया था, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे। वो उनको बुरा क्या लगा था नाथुराम गॉडसे को कि हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। गांधी जी की सहमति से ही सेपरेट हुआ था, डिवाइड हुआ था। एक वो कुर्सी का था कि भाई वहाँ मुस्लिम लीग पार्टी के जो जिन्ना थे वो चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनना, इधर अपने नेहरू जी थे, नेहरू जी को गांधी जी भी, अब जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन परसेप्शन है, बाकी क्या था ये नहीं पता। तो नाथुराम बोल से इसलिए बैन हो गई क्योंकि इन्होंने गांधी जी को मारा था। अब ऐसा गांधी जी को मारा था तो बुरे व्यक्ति हो, इसीलिए हो गए बुरे व्यक्ति कि उन्होंने गांधी जी को मारा था। अच्छाइयाँ भी होंगी, फ्रीडम फाइटर थे, बट कुछ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इसको प्रोटेस्ट किया और ये बुक बैन हो गई। बैनिंग इज एन ईजी सॉल्यूशन फॉर द शॉर्ट टर्म since it meets the immediate demand, but it is very harmful for the long term prospect of freedom in a society, because once one begins to ban, then one develops a habit of banning. तो बैनिंग करना बहुत ईजी है, किसी को भी बैन कर दिया, ये ईजी सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए। भाई प्रोटेस्ट आया, क्रिटिसाइज हुए, तो आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो आपने क्या कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना। एक चीज़ की एक जगह से कोई आवाज़ उठी, है ना, वॉइस रेज हुई, चलो ठीक है इसका किस्सा ही ख़त्म करो, इसको बैन कर दो। लेकिन ये जो बैनिंग की आदत है, हो सकता है आज एक बुक बैन हो रही है, कल और चीज़ों पे बैन लगाएं, परसों और चीज़ें, बैनिंग बढ़ती जाए, तो लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट है इसके वो बहुत हार्मफुल होते हैं सोसाइटी में। क्योंकि एक बार अगर बैन होना शुरू हो गया और ये हैबिट डेवलप हो गई बैनिंग की, तो ये बैन होता चला जाएगा। तो जेएस मिल बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे कि कुछ भी बैन नहीं होना चाहिए। गलत नहीं लिख सकते, अगर आप ही की कंडीशन को कोई एक्सप्रेस कर रहा है या कोई भी अपने राइटअप के थ्रू भेज रहा है, तो वो बैन नहीं, उस कंडीशंस को ठीक करो ना। राइटर के अलग से थोड़े ना लिख रहा है, इमेजिनेटिव थोड़ी ना लिख रहा है, आप वो कंडीशंस ऐसी करो कि वो ऐसा लिखे ही ना। एनीवेज, तो ये बैनिंग को जेएस मिल बिल्कुल गलत बताते थे। बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? अब इसका मतलब ये नहीं कि बैन नहीं होना चाहिए तो हमें कुछ बैन ही नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आफ्टर ऑल वी डू हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, जैसे बैन के नाम पे अब कुछ हमें फिल्म देखते हैं, फिल्म में सेंसरशिप्स, आपको शायद आइडिया होगा कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई ये एडल्ट फिल्म के हिसाब से नहीं है या बच्चे भी तो सेंसरशिप आ जाती है, कुछ पार्ट काट दिया जाता है फिल्म का जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, जिससे कि नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बैन नहीं हुआ, हम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बैन, कुछ भी लिखे किसी को भी कुछ भी लिखे तो बैन ही मत करो, बैन करो, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव होना चाहिए, बहुत उस लेवल पे होना चाहिए कि जहाँ ज़रूरी हो। तो फिल्म की सेंसरशिप में ये हाथ होता है कि फिल्म को सेंसर्ड कर दिया जाता है, कुछ सीन काट दिए जाते हैं, कुछ बोला जाता है कि इसको चेंज करें। इज इट नॉट सिमिलर टू बैनिंग वेयर ओनली ए पोर्शन ऑफ ए फिल्म इज, ये बैनिंग के सिमिलर मतलब बैन जैसा कुछ नहीं है इसमें। फिल्म में वहाँ पे क्या होता है, फिल्म का एक पोर्शन बैन होता है और होल फिल्म को बैन नहीं करते। मतलब एक अगर एक सीन खराब है या 2 सीन खराब है तो वो सेंसर्ड हो जाता है, उसको कट कर दिया जाता है। पूरी फिल्म को तो वो मना नहीं कर सकते कि नहीं आप फिल्म ही नहीं इंट्रोड्यूस करोगे या फिल्म ही लॉन्च नहीं करोगे। द क्वेश्चन दैट इज ऑफन डिबेटेड, जो हमेशा डिबेट का है वो है व्हेन शुड वन बैन एंड व्हेन शुड वन नॉट, कब बैन होना चाहिए कब बैन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि भाई चीज़ों को कब बैन होना चाहिए कब बैन नहीं लगना चाहिए। तो शुड वन नेवर बैन just for interest in England anyone who is employed to work for the royal household is constrained by contract from writing about the inner affair of the household। अच्छा ये है कि एक कि लिए when should one ban, कि कब बैन होना चाहिए, when should one not, कब नहीं होना चाहिए, क्या कभी कुछ बैन जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ये एक एग्जाम्पल समझाए। इंग्लैंड में क्या है, रॉयल फैमिली है ना, रॉयल फैमिली में अगर कोई वहाँ पे काम जैसे गार्डनर हो गया या किचन शेफ़ हो गया या जो भी हो गया, तो उनको वहाँ काम करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन का ये करना पड़ता है कि वो अगर अंदर जा रहे हैं रॉयल मतलब एम्प्लॉयड हो रहे हैं उनके हाउस में, रॉयल हाउस होल्ड में अगर वो एम्प्लॉयड हो रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि अंदर की सिचुएशन भाई क्लियर रहता है। जब वो अंदर चला गया तो अंदर क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, इसको गलत चीज़ों से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई बाहर की अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। तो ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंग्लैंड में। अब जब भी वो कोई भी वर्कर अगर जॉब छोड़ता है तो वो अंदर की स्थिति को बिल्कुल नहीं डिस्क्राइब करेगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इज दिस एन अनजस्टिफिएबल कॉन्स्टेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ, क्या ये अनजस्टिफिएबल कॉन्स्टेंट है? भाई ये कॉन्स्टेंट ही तो है एक तरह से कि आप यहाँ जॉब कर रहे हो, जब भी आप छोड़ के जा रहे हो तो आप अंदर की बात कभी भी ना किसी को कहोगे ना बोलोगे ना कभी ये पब्लिश होनी चाहिए। तो ये जस्टिफिएबल कॉन्स्टेंट है या नहीं? कॉन्स्टेंट ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू दैम इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट होते हैं। अब ये डिसाइड करना होता है, ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कहाँ पे कॉन्स्टेंट होने चाहिए, कहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए। ये एक सब्जेक्ट है। While reflecting on such situation, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious or cultural authority or by the might of the state, they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against। हाँ, जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जब रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे सिचुएशंस कोई भी हो सकती है, जब हम रियलाइज़ करते हैं कि कॉन्स्टेंट जो आ रहा है वो किसी ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप से आ रहा है, रिलीजियस ग्रुप से आ रहा है, कल्चरल ग्रुप से आ रहा है, या किसी स्पेशल अथॉरिटी से आ रहा है, या किसी स्टेट मतलब पूरा कंट्री का है लॉ में आ रहा है, तो दे रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम इन वेज, हमारी फ्रीडम को वो किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है दैट आर डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हम फाइट लड़ रहे हैं। अगर हम किसी के अगेंस्ट किसी के गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और वहाँ रिस्ट्रिक्शंस आ गया तो वो क्या है, वो गलत है, वो हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना।
However, we are willingly or for the sake of pursuing our goals or ambition accept certain restrictions. हाँ, ये willingly जब हम अपना कोई सेट मतलब अचीव गोल अचीव करना चाहते हैं, हमारी एम्बिशन हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम छोटे से फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं. आवर फ्रीडम इज़ नॉट सिमिलरली लिमिटेड. हमारी जो फ्रीडम है वो लिमिटेड नहीं है. In any case, if we are not coerced into accepting the condition, then we cannot claim that our freedom has been curtailed. हाँ, ऐसी केस में जब हमें कोर्स मतलब होता है फोर्स किया जाता है कि हम उन कंडीशंस को ही एक्सेप्ट करें, है ना, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो वी कैन नॉट क्लेम दैट आवर फ्रीडम हैज़ बीन कट. तब हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी फ्रीडम को कर्टेल किया गया है. सो वी Again by saying that freedom is the absence of, हम स्टार्टिंग में हमने मतलब इस चैप्टर में क्लियर किया ही था कि फ्रीडम क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट. एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट का एब्सेंट हो, दैट इज द फ्रीडम. वी हैव नाउ कम टू रियलाइज, अब हमें ये रियलाइज हो गया कि फ्रीडम एम्बोडीज आवर कैपेसिटी एंड आवर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस. अब फ्रीडम में हमारी खुद की कैपेसिटी भी है, हमारी एबिलिटी भी है, और हम जिससे हम चॉइसेस बनाते हैं. एंड वेन वी मेक चॉइसेस, जब हमारी चॉइस बन जाती है तो वी हैव ऑल्सो टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारे एक्शंस की और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की. अगर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, अच्छे. किसको बेयर करने पड़ेंगे, खुद को. बुरा काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, बैड. किसको बेयर करना है, हमको, खुद को. तो अगर हम अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो कोई भी एक्शन कर रहे हैं, मिसडीड कर रहे हैं या डीड कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी किसको बेयर करने, हमें ही बेयर करने पड़ेंगे. तो इट इज़ नॉट फॉर दिस रीजन दैट मोस्ट एडवोकेट्स द लिबर्टी एंड फ्रीडम मेंटेन दैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट्स. तो ये रीज़न नहीं है कि जो एडवोकेट करते हैं लिबर्टी और फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करते हैं, चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट्स. चिल्ड्रंस को पेरेंट्स की जगह केयर करने के लिए प्लेस्ड हो जाना चाहिए क्या, नहीं. आवर कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस, हमारी जो कैपेसिटी है जिसमें हम राइट चॉइसेस बनाते हैं, रीज़न मैनर को एक्सेस करते हैं, अवेलेबल ऑप्शंस को अपनाते हैं, शोल्डर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, हमारे जो एक्शंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने कंधे पे लेते हैं. हैव टू बी बिल्ड थ्रू एजुकेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ जजमेंट जस्ट एज मच एज इट नीड टू बी नेचर्ड बाय लिमिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द सोसाइटी. कुल मिला के अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत फ्यूअर होने चाहिए, वो भी बहुत लॉजिकल हो. तो नहीं तो क्या है, अब फिर जब हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी अपनी, कि गंदे रिजल्ट्स हमें झेलने, हम जो भी करेंगे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एपेबिलिटी के हिसाब से, हम अपनी कैपेबिलिटी को अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में लगाएं ना. वहाँ अगर थोड़े से कॉन्स्टेंट आते हैं किसी और के लिए तो वहाँ कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. किसी को भी कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लीजिए. नहीं है कोई क्वेरी?